अगला बिंदु जो हमें इस काल के बारे में, ग्रामीण व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है वह है पंचायत व्यवस्था, पंचायतें, मुखिया और ग्रामीण समाज। ग्राम पंचायतें गांव के सम्मानित और महत्वपूर्ण बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से बनती थी, लेकिन ये आवश्यक था कि ये जो प्रतिनिधि थे, जो बुजुर्ग थे या सम्मानित व्यक्ति थे, इनके पास पुश्तैनी जमीन होना बहुत ज़रूरी था। तो पुश्तैनी जमीन वाले बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया जाता था, उसका पंचायत का हिस्सा होते थे। इस तरह पंचायत एक अल्पतंत्र केंद्र के रूप में कार्य करती थी। अल्पतंत्र क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व था। लेकिन अल्प इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा तबका भी समाज का था जो इसमें शामिल नहीं किया जाता था, जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। और ऐसे तबके की बात करें तो ये खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान, ये लोग उस तबके में आते थे। ये जो व्यक्ति थे जिनको प्रतिनिधित्व पंचायत में नहीं था, ये छोटे मोटे कार्य करते थे और नीच कार्य करते थे। जैसा मैंने कहा, खेतिहर मजदूर भी थे और इन्हें किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं था। एक और इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, दूसरी ओर हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि इनकी संख्या गांव में काफ़ी हुआ करती थी। तो एक काफ़ी बड़ा तबका पंचायतों में अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रहता था और इसीलिए इसे हम कह सकते हैं अल्पतंत्र। इस पंचायत में जो प्रतिनिधि होते थे उन्हीं में से एक सरदार होता था, जिसे मुखिया कह सकते हैं, जिसे मुकद्दम कह सकते हैं और जिसे मंडल भी कहा जाता था। तो मुखिया, सरदार, मंडल आदि यही नाम हैं जो उस समय के पंचायत के मुख्य व्यक्ति को कहा जाता था। इनका जो मुख्य कार्य था वो एक तरीके से तो ये था कि गांव की हर व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था के प्रति वो उत्तरदायी थे, वे जिम्मेदार थे। यानी एक काफ़ी बड़ा दायरा, पूरे गांव को समग्र रूप से चलाना, ये ग्राम पंचायत का कार्य हुआ करता था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, इसके साथ ही सुरक्षा, सफाई और साथ ही धार्मिक और नैतिक विकास, उसकी व्यवस्था करना आदि आदि, ये सब पंचायत के कार्य थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंचायतों के कार्य का दायरा काफ़ी बड़ा हुआ करता था और जो पंचायतें थीं और जो ये कार्य करती थीं, इसके आय व्यय का हिसाब रखना, इसके बही खाता रखना, यह कार्य मुख्य रूप से मुखिया का हुआ करता था, यानी मुकद्दम या मंडल जिसे कहते हैं वह करता था। और यही शायद उसका प्रमुख काम हुआ करता था। बाकी जो कार्य थे वो पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों के बीच बांट दिए जाते थे, विभाजित कर दिए जाते थे। ये पंचायत जो है वो पटवारी की सहायता से काम करते थे जहाँ तक ज़मीनों के हिसाब की बात है, और प्रत्येक पंचायत का अपना कोष होता था। जैसा मैंने बताया कि बही खाता, आय व्यय, इसका हिसाब तो मुखिया रखता था, लेकिन जो फंड है, जो कोष है, जो धन है, यह कोष हर गांव के पास एक हुआ करता था, उनका अपना फंड, और प्रत्येक पंचायत इस फंड से अपने सारे कार्यों का निर्वहन करती थी, अपने सारे कार्यों को इसी फंड के माध्यम से करती थी। यहाँ तक कि विपत्ति और आपदा, किसी तरह का डिज़ास्टर हुआ हो, किसी तरह की प्राकृतिक घटना हो गई हो, इनको भी इसी कोष के धन से
संचालित किया जाता था, देखा जाता था। आखिर ये कोष में पैसा आता कहाँ से था? मूल रूप से जो गांव के जो सदस्य थे, ग्रामीण समुदाय था, ये ग्रामीण समुदाय के लोगों के योगदान से ही ग्राम पंचायत का कोष बनता था और उसका चलता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत अपने तई एक पूर्ण रूपेण अल्पतंत्र संस्था थी और पूरी तरह गांव की सुरक्षा और अन्य कार्यों के प्रति जिम्मेदार थी, उत्तरदायी थी। पंचायत का एक महत्वपूर्ण काम जिसमें एक मुखिया होता था, वो था समाज के नियम बनाना, गांव के समाज का नियम बनाना, उसका संचालन, उसका परिपालन और उसकी व्यवस्था को देखने का काम पंचायत का हुआ करता था। जैसा कि पहले बताया, पंचायत में प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर होता था, तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो निम्न वर्ग का था, वह अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रहता था। जाति के नियम की यदि किसी ने अवहेलना की, विशिष्ट कर निम्न वर्ग के लोगों ने, तो उन पे अच्छा जुर्माना लगता था और ये पंचायत के कार्य क्षेत्र में आता था कि वह जाति अवहेलना करने पर जुर्माना लगा सके, या जुर्माने के अलावा यदि आर्थिक स्थिति कमोबेश उचित नहीं है जिसमें वह दे सके जुर्माना, तो उसे समाज से ही बाहर कर दें, गांव से ही बाहर कर दें, जाति से ही उसे बहिष्कृत कर दें। तो इस प्रकार की सजा उस समय के ग्रामीण समाज में प्रचलित थी। गांव में पंचायत के अलावा जाति पंचायत भी होती थी, जो अपनी अपनी जातियों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब सोचिए, ऐसी जाति पंचायतों में निम्न जाति की पंचायत का क्या अस्तित्व, क्या वजूद रहा होगा। ये जो जाति पंचायतें होती थीं, वो अपनी जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, अपनी ही जाति के नियम कानूनों पर ऐसी नज़र रखती थी जिससे कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का ह्रास न हो, गिरावट न आए, और अपने विरुद्ध किसी तरह के अन्याय होने पर आवाज उठा सकती थी। तो जातियों का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायतों में था ही, इसके अलावा जातियों की अपनी पंचायतें भी थी। यदि ऊंची जातियों के लोग और या राज्य के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती कर वसूल लिया जाता, तो या उन्हें बलपूर्वक बेगार बनाने के लिए विवश किया जाता, तो इसकी शिकायत जाति पंचायत से की जा सकती थी। यानी ये बात भी स्पष्ट है कि ऐसे कुछ उदाहरण तत्कालीन समाज में हुए होंगे जहां ऊंची जाति के लोगों ने या राज्य के अधिकारियों ने जबरदस्ती कर वसूला हो, नियम विरुद्ध जाकर कर वसूलने का प्रयास किया हो, और या उन्हें बेगार घोषित करने की कोशिश की हो। तो उसके लिए भी प्रावधान था कि जाति पंचायतें अपने इस तरह के होने वाले, अपने विरुद्ध इस तरह के होने वाले व्यवहार के प्रति अपनी बात रख सकती थी। पश्चिम भारत में तो खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ के जो बहुत से दस्तावेज जो मिले हैं, उसमें तो कई ऐसी अर्जियां भी हैं, शिकायत पत्र भी मिले हैं, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बात होना, जिसमें बेगारी या जिसमें जबरदस्ती कर लेने वाली बात, इस तरह की बात होना येन केन प्रकारेण तत्कालीन समाज में, विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र में होती रहती थी। और परिणाम क्या होता था कि इन घटनाओं के विरोध में शिकायती पत्र जाति पंचायत भेजती थी और इन शिकायती पत्रों की जांच की जाती थी, इनकी अर्जियों की, इनकी शिकायतों की,
और इस प्रकार के ये जो शिकायत पत्र थे ये ज्यादातर निम्न तबके के लोगों के द्वारा ही होता था। बेचारी निम्न जाति, बेचारे मजदूर, जिनकी जात पंचायत पर कोई पकड़ नहीं थी, जिनकी अपनी जाति पंचायत का कोई वजूद नहीं था, उनके पास यही एक चारा था कि वे शिकायत पत्र या अर्जियों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करें, अपनी बात सामने रखें। और ऐसे शिकायत पत्रों को ये लोग एक साथ सामूहिक रूप से देते थे, यानी किसी एक व्यक्ति की शिकायत के रूप में दर्ज नहीं किया जाता था। ये शिकायत पत्र या अर्जियां तभी बनाई जाती थी जब वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती हों, निम्न समाज का प्रतिनिधित्व करती हों, तो सामूहिक रूप से इसे पेश किया जाता था, विरोध दिया जाता था, विरोध प्रकट किया जाता था। और किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा जातियों के लोगों की उन मांगों जो उचित नहीं है उसे प्रकट करते थे। तो कम से कम ये बात तो तय है कि उस समय निम्न वर्ग के लोग या गांव से बाहर रहने वाले लोग, इनको इस बात की कम से कम छूट थी कि वे अपनी शिकायतों का प्रतिनिधित्व उचित तरीके से कर सकें। आवश्यक यही था कि जो प्रोसीजर, जो तरीका अपनाया जाए वह कानूनन सही हो। इन शिकायत पत्रों में किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा ऊंची जाति के लोगों की उन मांगों का जिक्र होता था जो नैतिक रूप से सही नहीं है, जो नैतिक रूप से उचित नहीं है, और ऐसा जिक्र करते हुए विरोध प्रकट करने का प्रयास होता था। अंत में इसी अर्जियों में, इन दस्तावेजों में हम देखते हैं कि यह अनुरोध होता था कि न्याय दिया जाए। सामान्यतया ग्रामीण समुदाय के ये जो निचले हिस्से के लोग थे, ये न्याय की अर्जी देते थे, जाति पंचायत के माध्यम से देते थे और न्याय मांगते थे। संभ्रांत समूहों द्वारा या राज्य द्वारा की जाने वाली बहुत अधिक कर की मांग ऐसी मांग थी। ऐसे अनेकों उदाहरण मिले हैं जिसमें अर्जियों से ये बात स्पष्ट होती है कि कई ऐसे मौके आए जब उच्च वर्ग के लोग, जिन्हें संभ्रांत कहा जाता है, या राजा के अधिकारी, इन्होंने शायद बहुत ज्यादा कर की मांग कर दी, और ऐसी बढ़ी हुई कर के विरोध में अनेकों अर्जियां उपलब्ध हैं। किसानों के लिए विशेष रूप से सूखा या अन्य प्राकृतिक विपदाओं के समय आजीविका चलाना कठिन तो हो ही जाता था। यदि सूखा है तो फसल नहीं हुई तो खुद के लिए खाद्यान्न नहीं है, दूसरों को कर देने की बात तो दूर। ऐसे अकाल पड़ा या कोई अन्य प्राकृतिक विपदा हुई, आपदा आई, बाढ़ हो गई, महामारी हो गई, तो ऐसी स्थिति में किसान अपनी पेट भरपाई के लिए खाद्यान्न इकट्ठा नहीं कर पाता था। दूसरी ओर यहाँ तथाकथित संभ्रांत परिवार के लोग या शासन के लोग ज्यादा कर की मांग करते थे, जिसके विरोध में अनेकों अर्जियां उपलब्ध हैं। जीवित रहने के लिए तो इनके पास बुनियादी साधनों की कमी थी, लेकिन ये जो निम्न तबके के लोग थे, ये इन न्यूनतम चीजों को, न्यूनतम बुनियादी साधन को अपनी परंपरागत रिवाजी हक मानते थे, और इसी हक के तहत वे बारंबार विरोध प्रकट करते थे। इसी अधिकार के तहत वे बारंबार अर्जियां देते थे। उनका ऐसा मानना था कि गांव की पंचायतों को उनकी शिकायतों को उच्च राजकीय अधिकारियों को भेजना चाहिए, यानी ये हक के साथ ये अपेक्षा करते थे
कि हमारी जो अर्जियां ग्राम पंचायतों को दी जा रही हैं उनका निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि ये अर्जियां उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएं, उनके ध्यान में लाई जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य जो है वो अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए न्याय करे। तो इस न्याय की अपेक्षा के साथ ये जो मजदूर थे, ये जो निम्न तबके के लोग थे, ये जो कंगाल गरीब लोग थे, जिनकी संख्या गांव में काफ़ी हुआ करती थी और जो गांव की सीमा के बाहर रहते थे, ये लोग अपने विरोध को प्रकट करने का जरिया उसका उपयोग बारंबार करते थे, इस अपेक्षा के साथ कि इनकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, उनके कानों तक जाए, उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और फिर ये चाहते थे कि ऐसा करने पर जो शासन है, जो अधिकारी हैं, वे उनके साथ न्याय करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों से संबंधित झगड़े में पंचायत का निर्णय सभी मामले में एक जैसा नहीं होता था। ऐसे अनेक मौके आए जब निचली जातियों के साथ का झगड़ा राज्य के अधिकारियों से हुआ, किसी तरह का विवाद हुआ, लेकिन जमींदारों से भी विवाद हुआ, लेकिन ये सब इनके जो निर्णय आते थे वे अलग अलग होते थे। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय जो आए वह भी एक जैसे हों, लेकिन दुर्भाग्य से पंचायत के निर्णय गांव अलग अलग हुआ करते थे। कभी कभी तो गांव के अंदर ही एक ही प्रकार के मामले में भी अलग अलग निर्णय हो जाते थे। ये निर्णय एक जैसे नहीं होते थे और पंचायत अलग अलग फैसला सुना देती थी। यदि मामला अत्यधिक कर का था, यानी ज़्यादा कर लगा दिया, कोई किसान उस बात से सहमत नहीं है और तो उसके भी अपने विरोध करने का एक तरीका होता था। वे अपनी बात पंचायत को रखते थे और पंचायत उनकी कर की मांग को सामान्यतया समझौते के आधार पर एक रास्ता निकालते थे। यानी एक प्रथा थी कि कर के मामलों को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत यदि है तो वह मामला पंचायत में जाए और उसे समझौते के द्वारा निपटाने की कोशिश की जाए। लेकिन यदि ये सुझाव किसानों को पसंद नहीं आए या कर में लिया गया निर्णय, कर संबंधी पंचायत का निर्णय किसानों को पसंद नहीं आया, तो उनके पास विरोध के कई रास्ते हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में किसान विरोध भी प्रकट करते थे और करते आए थे। वे कुछ कठिन रास्ते भी अख्तियार करने में नहीं हिचकते थे। इन कठिन रास्तों की बात करें तो ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि वे गांव छोड़कर चले जाते थे, गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएं या गांव छोड़ दें और उसके बाद आगे जो उनको करना हो वे करें, लेकिन गांव छोड़ने की भी एक प्रथा थी अपना विरोध प्रकट करने की। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि पूरा का पूरा गांव खाली हो गया क्योंकि पूरे गांव ने कर के मामले में लेकर पंचायत के निर्णय से अपना विरोध प्रकट किया और बात नहीं बनने पर पूरा गांव खाली हो गया। परिणाम, जब ऐसी स्थिति आती थी तो गांव के राजस्व को लेकर शासन की बड़ी चिंता बढ़ जाती थी। जो राजस्व अधिकारी वहाँ के हुआ करते थे उनकी चिंता बढ़ जाती थी। साथ ही साथ पंचायत का जो कोष है उस पर भी इसका असर पड़ता था। तो इस प्रकार ये भरसक कोशिश की जाती थी कि इस तरह के कदम किसान न उठाएं और यदि ऐसा उठाया गया है तो उनके द्वारा भी कुछ सख्त कार्रवाई की जाती थी।